अब बात एक ऐसे गठजोड़ की जो सुरक्षा के नाम पर तैयार किया जा रहा है। इसे नाम दिया जा रहा है इस्लामिक नेटो का। दावा है एकता का, लेकिन हकीकत में कई सवाल हैं। एशिया इसीलिए आशंकाओं से घिरा है क्योंकि इसमें आतंक को पालने वाला पाकिस्तान शामिल है। जब आतंक और गठबंधन एक ही फ्रेम में दिखे तो खतरे की घंटी खुद ब खुद बजती है। यह गठजोड़ किसे ताकत देगा, किसके लिए अस्थिरता लाएगा, इसका असर भारत से लेकर पूरे एशिया तक क्या होने वाला है और क्यों भारत को रहना होगा इससे खबरदार। दुनिया में फैल रही जंग की आग से एशिया भी अछूता नहीं है। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, कंबोडिया थाईलैंड, ये वो लड़ाइयां हैं जो बीते साल दुनिया के इस हिस्से के नाम आई। इसी से बचने के लिए बन रहा है एक नया गठजोड़ जो सुरक्षा के नाम पर खड़ा किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है इस्लामिक नेटो। तो सबसे पहले ये इस्लामिक नेटो है क्या? ये एक डिफेंस अलायंस है जो इस्लामिक और अरब देशों को साथ लाएगा, बिल्कुल नेटो की तरह। पिछले साल मिस्र ने अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की इमरजेंसी समिट में सुझाव दिया था कि अरब नेशंस के लिए एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मेंबर्स बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई पहले ही ऐसे किसी गठजोड़ के लिए सहमत हैं। पिछले साल ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें कहा गया कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान भी चाहता है कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए जो इजराइल पर नजर रखे और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई कर सके। लेकिन क्या पेंच फंसेगा तुर्किये पर? तुर्किये पहले से ही नेटो का सदस्य है और नेटो में अमेरिका के बाद तुर्किये की मिलिट्री पावर सबसे बड़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार तुर्किये पाकिस्तान सऊदी अलायंस में शामिल होना चाहता है और बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। ये अलायंस कुछ हद तक नेटो के आर्टिकल 5 जैसा काम करेगा, यानी अगर एक देश पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। What Turkey does is you could say it is both works as both a fireman and an arsonist. So it wants to make itself valuable to its interlocutors, using international institutions that exist. The fact that it's a member of NATO is a great boon for Turkey. It's a valuable thing. And yet we've seen through the years the Erdogan regime explicitly launching campaigns of aggression, campaigns of propaganda against fellow NATO member Greece, even fellow NATO member France, a kind of a ongoing regime orchestrated campaign of defamation and of incitement against France and against Greece. It's both NATO members. So Turkey uses its NATO membership and at the same time works to subvert NATO, to kind of subvert the greater views. जानकार कहते हैं कि सऊदी का पैसा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर और मिसाइल कैपेबिलिटी और तुर्की के मिलिट्री एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन काफी ताकतवर हो सकता है। यह अलायंस तुर्की के लिए बहुत अहम है, खासकर तब जब अमेरिका और नेटो दोनों का भरोसा सवालों के घेरे में है। In drone technology, after the United States, Turkey, really pioneered the development of cheap, effective drones and drone warfare. The drone swarms first seen for the very first time in Syria against Russia and the Assad regime briefly, and then in the war against Armenia that Azerbaijan had against them, and later on in other ways. So Turkey brings to the relationship with Pakistan skills in certain area, and then Pakistan provides certain capabilities that Turkey maybe doesn't have when it comes to aircraft or when it comes to nuclear capacity as well. So they see themselves as complementing each other and fighting together against their enemies on different stages worldwide. अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पिछले साल भारत और पाकिस्तान में 4 दिन का युद्ध हुआ। उस वक्त पाकिस्तान की मदद तुर्की पर्दे के पीछे से कर रहा था। तुर्की और पाकिस्तान का फौजी गठबंधन काफी मजबूत है।
तुर्की पाकिस्तान से F-16 अपग्रेड कर रहा है, कॉर्वेट वॉरशिप्स बना रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। अगर ये अलायंस फाइनल हो गया तो जानकार मानते हैं कि भारत, इजराइल, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों के लिए ये एक चेतावनी बन सकता है। Turkey promotes Islamism, that's part of its ideology, but it also, for example, seeks to maintain strong ties and intimate relations, security relations with countries, say, like Azerbaijan and other countries in Central Asia that are not necessarily Islamist states. You know, Azerbaijan is a Shia state and it's not particularly religious, but it's a Turkic state, and so Turkey sees a reason for that connection. So I think the ideological framework, Islamism, and pan-Turkism or Turkic nationalism are the bases for explaining everything that Turkey does. लेकिन कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि इस्लामिक नेटो जैसा गठजोड़ बनना मुश्किल और अवास्तविक है, क्योंकि गल्फ देश हर कॉन्फ्लिक्ट में अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं घुसना चाहेंगे। साथ ही पाकिस्तान की मौजूदगी इसको सवालों के घेरे में लाती है, क्योंकि पाकिस्तान वही देश है जहां से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा था। अब सवाल है कि पाकिस्तान की मौजूदगी इस गठजोड़ को कितना भरोसेमंद बनाती है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का अलायंस बनना रीजनल हालात बदल सकता है और ये भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति के लिए भी सोचने वाली बात है।